शरद ऋतु की एक सुबह कैथरीन अपने बिस्तर पर शांति से सो रही है। उसका प्रेमी फ्रैंक उसे जगाता है, जो न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर में एक लेखक है। वह मानता है कि टेक्नोलॉजी ने लोगों की प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया है। कैथरीन उसके जाने का इंतजार कर रही है ताकि वह अपना ईमेल चेक कर सके। उसका स्क्रीन नाम शॉपगर्ल है और उसे NY152 से मेल आता है, जिससे वह ऑनलाइन मिली थी। वो NY152 के बारे में कुछ नहीं जानती, सिवाय इसके कि उसके पास ब्रिंकले नाम का एक कुत्ता है। NY152 जोई फॉक्स है। उसका परिवार फॉक्स बुक्स की चेन चलाता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड पेट्रिशिया के जाने का इंतजार करता है ताकि वह भी अपना मेल चेक कर सके। वे दोनों बातचीत का आनंद लेते हैं और भले ही वे एक दूसरे को नहीं जानते हों, फिर भी उनके बीच एक बंधन है, एक ऐसा बंधन जो उनके दिन को रोशन करता है। जोई अपनी नई किताबों की दुकान पर जाता है जिसका निर्माण हो रहा है, जबकि कैथरीन अपनी किताबों की दुकान पर जाती है जिसका नाम है द शॉप अराउंड द कॉर्नर। कैथरीन अंदर से खुश है, जिससे वह अपने आसपास हो रही सभी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर देती है। क्रिस्टीना को कैथरीन के खुशमिजाज मूड पर शक होता है और वह पूछती है कि क्या हो रहा है। कैथरीन उसे बताती है कि वे ऑनलाइन कैसे मिले और वे एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। जल्द ही उसके दूसरे स्टोर सहायक जॉर्ज और बटी आ जाते हैं। जोई अपने पिता और दादा से मिलने के लिए दफ्तर जाता है। दादा उसे बताते हैं कि उसके पिता फिर से शादी कर रहे हैं, इस बार जिलियन नाम की एक महिला से, जिससे उसका 4 साल का बेटा मैथ्यू है। जोई ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक और किताबों की दुकान खरीद ली है जो बच्चों की किताबें बेचती है। ये दुकान कैथरीन की दुकान के पास में है। कैथरीन और जोई अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में रोजाना बात करते हैं। वे किताबों के बारे में भी बात करते हैं। इन सब के बीच कैथरीन अपनी किताबों की दुकान के पास बनी नई फॉक्स बुक दुकान को देखती है। वह अपने सहायकों को आश्वस्त करती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि फॉक्स बुक उनके स्टोर में दी जाने वाली सेवाओं की बराबरी नहीं कर सकते। कैथरीन फ्रैंक को बताती है कि वह उलझन में है। उसे अभी तक ये पता नहीं चला है कि वह जीवन में क्या करना चाहती है, लेकिन फ्रैंक उसे चुप करा देता है और कहता है कि वह एक बहुत अच्छा काम कर रही है। कैथरीन को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन वह फ्रैंक से सवाल करने की जहमत नहीं उठाती। इसके बजाय वह अपनी दुविधा को इंटरनेट में लिखती है। जोई ने अपने सौतेले भाई मैथ्यू और एनाबेल के साथ एक मजेदार सैर की योजना बनाई है। जिलियन बच्चों को छोड़ने आती है और जोई के साथ छेड़खानी करने से नहीं कतराती। लौटते समय वे कैथरीन के स्टोर के बाहर एक कटआउट को देखते हैं और कहानी सुनने के लिए अंदर जाने का फैसला करते हैं। कैथरीन पढ़ रही है और सभी बच्चे मजेदार कहानी का आनंद लेते हैं। जोई भी आनंद ले रहा है, इस तथ्य से बेखबर कि वह इंटरनेट वाली लड़की के साथ एक ही कमरे में है। कैथरीन ये जानकर हैरान रह जाती है कि एनाबेल जोई की आंटी है और मैथ्यू उसका भाई है, जो अपना पूरा नाम नहीं बताता है और मल्टीचेन बुक स्टोर के मालिक के रूप में अपनी पहचान गुप्त रखता है। कैथरीन अपनी किताबों की दुकान के बारे में अपनी सोच साझा करती है, जो उसने अपनी माँ से सीखी थी। वह बच्चों को किताब पढ़कर सुनाती है और यह उनकी पहचान का हिस्सा बन गया है। फिर वह फॉक्स की किताबों की आलोचना करती है, लेकिन जोई कुछ नहीं कहता। वह उन किताबों के पैसे चुकाता है और अचानक जोई वहां से निकल जाता है। फॉक्स बुक्स के खुलने के दिन बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। यह एक भव्य उद्घाटन है, बैठने और पढ़ने के लिए बहुत जगह है। कैथरीन और उनके सहायक चिंतित हैं कि उन्हें अपना कारोबार समेटना पड़ सकता है। फॉक्स बुक्स की वजह से उस सप्ताह उनकी बिक्री कम रही। मिरेंडा, एक लेखिका जिसकी किताब जल्द ही लॉन्च होने वाली है, कैथरीन के स्टोर पर जाती है। उसे चिंता है कि उसकी किताब लॉन्च के लिए शायद पर्याप्त भीड़ न हो। वह सुझाव देती है कि वे द ऑब्जर्वर के आदमी से स्टोर के बारे में प्रचार के लिए कुछ लिखने के लिए कह सकते हैं। कैथरीन फ्रैंक को ये बात बताती है। वे एक प्रकाशन पार्टी में जाते हैं जहां कैथरीन जोई से मिलती है और उसकी असली पहचान जानती है। वो उस पर जासूस होने का आरोप लगाती है, लेकिन जोई उसके स्टोर में सभी कमियों के बारे में बताकर उसका विरोध करता है। हालांकि फ्रैंक और पेट्रिशिया के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई और उन्हें अलग करने के लिए खींच कर ले जाना पड़ा। उस रात जोई और कैथरीन दोनों सो नहीं पाए, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से अपनी परेशानियां साझा की। कुछ दिनों की बातचीत के बाद NY152 शॉपगर्ल से पूछता है कि क्या उन्हें मिलना चाहिए। कैथरीन और जोई हर संभव कीमत पर एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं, अखबारों या फूलों के पीछे छिपते हैं। मिरेंडा फॉक्स बुक्स में अपनी पुस्तक लॉन्च करने और हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला करती है। शॉपगर्ल NY152 से मदद मांगती है क्योंकि उसका व्यवसाय संकट में है।
बिना किसी विशेष जानकारी के NY-152 गॉडफादर का हवाला देते हुए उसे युद्ध में जाने और खुद के लिए लड़ने की सलाह देता है। कैथरीन फ्रैंक की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वह स्टो के बारे में कुछ लिखेगा, और वह सहमत हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि उनके स्टो पर ग्राहक आने लगते हैं जो सोचते हैं कि दिग्गज कंपनियां कमजोर कंपनियों को कुचल रही हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और लोग फॉक्स बुक स्टोर को बंद करने की मांग करते हैं। कोई रास्ता न मिलने पर शॉपगर्ल NY-152 से मिलने के लिए कहती है। जोई को पता चलता है कि शॉपगर्ल कोई और नहीं बल्कि कैथरीन है। जोई NY-152 के रूप में उससे नहीं मिलता बल्कि खुद के रूप में कैफे में जाता है। कैथरीन उससे छुटकारा पाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जिद करता है और उसके साथ बैठता है। जोई कैथरीन से NY-152 के बारे में अपनी राय बताने को कहता है और वह उसकी प्रशंसा करती है। लेकिन रात जल्द ही खत्म हो जाती है जब कैथरीन जोई को बताती है कि वह कितना असंवेदनशील है। जोई चला जाता है और उसके तुरंत बाद कैथरीन भी चली जाती है। घर वापस जाते समय वह गुलाब को कचरे में फेंक देती है। जब क्रिस्टीना और जॉर्ज को पता चलता है कि NY-152 नहीं आया, तो उन्हें संदेह होता है कि वह एक हत्यारा है जिसे पुलिस ने थोड़ी दूर पे गिरफ्तार कर लिया था। वह इसे खारिज कर देती है और NY-152 को एक मेल लिखती है जिसमें पूछती है कि वह क्यों नहीं आया। वह ये भी बताती है कि जोई के साथ क्रूरता करने के बाद उसे बुरा लगा। जोई ये सब पढ़ता है और बुरा महसूस करता है। वह जानता है कि वह वास्तव में कैथरीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके संदेशों को पढ़ने से उसे एहसास होता है कि उसके पास और भी बहुत कुछ है। कुछ घंटों तक अपने मेल से बचने की कोशिश करने के बाद वह खुद को दूर नहीं रख पाता और उसे एक गंभीर माफीनामा लिखता है। कैथरीन अपने इंटरनेट के दोस्त को माफ कर देती है और खुश होती है कि उसने जवाब लिखा। वह अपनी मां की दुकान बंद करने का दिल दहला देने वाला फैसला भी करती है। बटी उसके साहसी निर्णय को प्रोत्साहित करती है क्योंकि अब कैथरीन समझ सकती है कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहती है। जल्द ही कैथरीन और फ्रैंक कबूल करते हैं कि वे अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते और अलग होने से पहले एक शानदार डिनर करते हैं। आखिरी दिन सभी ग्राहकों के लिए एक भावनात्मक पल है। वे उस प्यारी किताबों की दुकान में बिताए अपने समय को यादगार बनाने के लिए कई किताबें खरीदते हैं। समापन के बाद कैथरीन फॉक्स बुक स्टोर में बच्चों के सेक्शन का दौरा करती है। जब कोई ग्राहक किताब मांगता है और कर्मचारियों को किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो वह अपने आंसुओं को मुश्किल से रोक पाती है। जोई ये सब देखता है। लौटते समय जोई और पैट्रिशिया दूसरे किराएदार के साथ लिफ्ट में फंस जाते हैं। जब वे सभी साझा करते हैं कि लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद वे क्या करेंगे, तो पैट्रिशिया कहती है कि वह अपनी आंखों की लेजर सर्जरी करवा लेगी। और जब जोई की बारी आती है, तो पैट्रिशिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिफ्ट से बाहर आने के बाद जोई ने पैट्रिशिया से नाता तोड़ लिया। वह ये बात शॉपगर्ल को बताता है और वह उसे बताती है कि उसकी दुकान बंद होने से वह कितनी दुखी है। ऐसा लगता है जैसे उसने खुद का एक हिस्सा खो दिया है और कोई भी इसे कभी ठीक नहीं कर सकता। अपने पिता द्वारा जिलियन के साथ संबंध खत्म करने के बाद जोई को एहसास होता है कि वह अपने जीवन में किसे चाहता है। अगले दिन वह कैथरीन से मिलने जाता है क्योंकि वह बीमार है। जोई उसके लिए चाय बनाता है और बताता है कि वह उसका दोस्त बनना चाहता है। कैथरीन NY-152 से मिलने के लिए कहती है और वह सहमत हो जाता है, लेकिन पहले उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। जोई कैथरीन के मन में उसके इंटरनेट मित्र के बारे में संदेह पैदा करने में मजा लेता है और कैथरीन NY-152 से स्पष्टीकरण मांगने से खुद को रोक नहीं पाती। जोई और कैथरीन अक्सर मिलते हैं और कैथरीन उसे बताती है कि यह उसका रहस्यमय दोस्त था जिसने उसे बच्चों की किताबें लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वह किताबों की दुकान चलाते समय कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि कैथरीन को कौन ज्यादा पसंद है, इसलिए वह कैथरीन को अपने और NY-152 दोनों की ओर से लंच पर आमंत्रित करता है। कैथरीन जोई से मिलती है और उसे बताती है कि वह आखिरकार NY-152 से मिलने जा रही है। जोई कैथरीन के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और चाहता है कि काश उनके बीच चीजें अलग होती। व्यावसायिक दृष्टि से वे एक अच्छे जोड़े होते। कैथरीन सहमत है, लेकिन उसने अपना निर्णय ले लिया है और NY-152 से मिलने के लिए निकल जाती है। और जब वह अंततः NY-152 से मिलने जाती है, तो उसे यह जानकर खुशी होती है कि यह तो जोई ही है। वह अपनी खुशी के आंसू नहीं रोक पाती। वह उससे कहती है कि वह चाहती थी कि जोई उसके साथ हो और अब आखिरकार यह सच हो गया है।